सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रकाश जांगीड़ आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता शाम एक किसान, इस कविता की सप्रसंग व्याख्या जानेंगे, शब्दार्थ जानेंगे और इस कविता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शाम एक किसान। साथियों, सबसे पहले हम इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय जानेंगे, कवि परिचय जानेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद से उन्होंने बीए और एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1949 को यानी 1949 में प्रयाग में उन्हें एजी ऑफिस में प्रमुख डिस्पैचर के पद पर कार्य मिल गया। तत्पश्चात ऑल इंडिया रेडियो के सहायक संपादक हिंदी समाचार विभाग पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। 1982 यानी 1982 में प्रमुख बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। 23 सितंबर 1983 यानी 1983 को नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। ठीक है साथियों, कवि परिचय से संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। केवल एक प्रश्न बनता है कि शाम एक किसान कविता के कवि कौन हैं। तब हमें जवाब देना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ठीक है, अब हम एक बार कविता का सस्वर वाचन करेंगे, आप भी साथ में कर सकते हैं। शाम एक किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। ठीक है साथियों, तो एक बार हमने इस कविता का सस्वर वाचन कर लिया है। अब हम जानेंगे कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहा है। तो कविता के बारे में कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम, यानी जाड़ा अर्थात जो सर्दी की जो शाम होती है, संध्या का समय, के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जंगली अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। साथियों, इस कविता में कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने पहाड़ को एक किसान की भांति बतलाया है और आकाश को किसान के सिर पर ऊपर बंधे साफे के समान बताया है, और पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी को किसान के घुटनों पर रखी चादर के समान बताया है, और पास में ही पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूलों को जलती अंगीठी के समान बताया है, और पूर्व क्षितिज वह स्थान होता है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पर अंधकार को जो है झुंड में बैठी भेड़ों के समान बताते हुए यहाँ पर बहुत ही सुंदर जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती हैं,
आग बुझ जाती हैं, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती हैं और रात का अंधेरा छा जाता है। यानी सारा जो है दृश्य, जो प्राकृतिक दृश्य कवि अभी तक देख रहा था, वह सब जो है घटना में बदल जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से इस कविता के माध्यम से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। ठीक है, अब हम इस कविता की सप्रसंग व्याख्या जानेंगे। सप्रसंग व्याख्या। शाम एक किसान, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। साथियों, कवि इस कविता में किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कर रहा है। वह कहता है कि आकाश का साफा बांधकर, साफा का अर्थ होता है सिर पर बांधने का एक वस्त्र। आप यहाँ ये चित्र देख पा रहे हैं, यह साफा जो कि सिर पर बांधने का एक वस्त्र होता है। सूरज की चिलम खींचता, चिलम जो है, चिलम भी आप यहाँ देख पा रहे हैं, यह एक चिलम है जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसमें तंबाकू रखकर जो है भांग भरते हैं। एक मादक पदार्थ के सेवन करने की यह चीज है, हमें नहीं करना चाहिए, बुरी चीज है। कवि ने यहाँ पर केवल एक कल्पना की है। बैठा है पहाड़, कवि कहता है कि सर्दी के मौसम में शाम के समय प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए पहाड़ को देखता है तो वह उसे एक किसान की भांति दिखाई देता है। पहाड़ के ऊपर आकाश जो है ऐसा लग रहा है जैसे किसान साफा बांधे बैठा हो और पहाड़ों के बीच से सूर्य अस्त होता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो किसान चीलम खींच रहा हो। बहुत ही सुंदर यहाँ पर साथियों कवि ने कल्पना की है। अर्थात कवि जो है यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का मानवीयकरण कर रहा है और बता रहा है कि सर्दी यानी जाड़े के मौसम में शाम का समय आनंद देने वाला होता है। कवि को पहाड़ एक किसान की भांति प्रतीत होता है जो आकाश रूपी साफे को बांधे सूर्य अस्त रूपी प्रकाश के समान मानो चिलम खींचता हुआ बैठा है। ठीक है साथियों, आगे कहता है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। यहाँ पर जो है कवि कहता है, पहाड़ के चरणों में बहती नदी किसान के घुटनों पर रखी चादर के समान दिखाई पड़ती हैं। यानी घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, यानी पहाड़ के चरणों से जो नदी बहती हैं, यानी उसके तल से जो नदी बह रही हैं वह ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो किसान के घुटनों पर एक चादर रखी हो। फिर पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। पहाड़ के पास ही जो है पलाश के पेड़ों पर लदे जो लाल लाल पुष्प हैं वह जंगल की जो है जलती अंगीठी के समान प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पर जो है पलाश के जो पुष्प होते हैं वह यहाँ पर देखो चित्र में दिखा रखे हैं, बिल्कुल लाल लाल हैं और ये जैसे कि आग जल रही हो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। और अंगीठी ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि सर्दी से बचने के लिए लोगों द्वारा जलाई जाती हैं अंगीठी। तो जो लाल यहाँ पर जो है कवि कहता है कि पहाड़ के तल से जो बहने वाली नदी है वह ऐसी लग रही हैं मानो किसान ने अपने घुटनों पर चादर रख रखी हो और पहाड़ के पास लगे जो पलाश के पेड़ से लाल लाल फूल हैं वह ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो किसान ने जाड़े यानी सर्दी को कम करने के लिए अंगीठी जला रखी हैं। अंगीठी यानी जिसमें आग जलाई जाती है, शब्दार्थ भी यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं। फिर कवि आगे कहता है, साथियों यहाँ पर जो है आपने अभी देखा होगा कि पलाश के जंगल की अंगीठी को जो है यहाँ पर कवि का मानवीयकरण बिल्कुल अच्छा किया हुआ है। वह बता रहे हैं कि किस प्रकार यह पलाश के जो पुष्प हैं जो कि बिल्कुल आग के जलने की भांति प्रतीत हो रहे हैं, वह ऐसे लग रहे हैं मानो किसान ने सर्दी से बचने के लिए अंगीठी जला रखी हो। ठीक है, आगे हैं, अंधकार दूर पूर्व में
सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। कवि कहता है कि पूर्व की दिशा में गहराता अंधकार ऐसा लगता है जैसे दूर झुंड में भेड़ें बैठी हों। अर्थात जब सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होने को होता है तो पूर्व दिशा में अंधकार छाने लगता है, अंधकार गहराने लगता है और वह अंधकार ऐसा लगता है जैसे दूर झुंड में भेड़ें बैठी हों। साथियों, यहाँ पर जो है कवि ने अंधकार को भेड़ों के गल्ले सा बताया है। वह इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में भेड़ें एक दूसरे से सटकर इकट्ठी बैठी रहती हैं, वैसे ही अंधकार भी बराबर रूप में चारों ओर फैल गया है। इसी कारण कवि ने अंधकार की तुलना भेड़ों के गल्ले से की है, अर्थात झुंड से की है। ठीक है, आगे हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। साथियों, कवि कहता है कि जाड़े की शाम का वातावरण एकदम शांत था और उसी समय अचानक एक मोर बोल उठा और वह ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज लगाई हो कि सुनते हो। आगे कवि कहता है कि इस आवाज के साथ ही सारा वातावरण बदल गया। चिलम उलट गई, चिलम औंधी यानी चिलम उलट गई, आग बुझ गई, धुआं उठने लगा, सूरज डूब गया, शाम ढल गई और रात का अंधेरा चारों ओर छा गया। यानी चिलम औंधने का यहाँ पर तात्पर्य है कि सूर्य जो है अस्त हो गया। सूर्य के अस्त होते ही कवि की जो मानवीय कल्पना थी वह घटना में बदल जाती हैं और रात्रि का अंधकार चारों ओर छा जाता है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने पर्वतीय प्रदेश के सायकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का मानवीकरण इस कविता के माध्यम से किया है और बताना चाहा है कि प्रकृति के सौंदर्य को निहार कर उसके आनंद को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, अब हम इस कविता में निहित कवि का संदेश जानेंगे कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। कविता का संदेश। इस कविता के माध्यम से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने यह संदेश दिया है कि हमें प्रकृति के सौंदर्य को निहार कर उसके आनंद को प्राप्त करना चाहिए। प्रकृति सौंदर्य कभी भी प्राकृतिक सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकता। यानी जो कृत्रिम सौंदर्य है वह कभी भी प्राकृतिक सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकता है। यह संदेश इस कविता के माध्यम से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने हमें दिया है। ठीक है, अब आगे हम इस कविता की सरल व्याख्या जानेंगे ताकि वह आप आराम से अपनी नोटबुक में या कहीं पर लिख कर रख सकें। सरल व्याख्या। शाम एक किसान आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। कवि जो है इसकी व्याख्या देखिए, सरल व्याख्या। कवि जाड़े के मौसम में शाम के समय प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए पहाड़ को देखता है तो वह उसे एक किसान की भांति दिखाई देता है। पहाड़ के ऊपर आकाश ऐसा लग रहा है जैसे किसान साफा बांधे बैठा हो और पहाड़ों के बीच से सूर्यास्त ऐसा लग रहा है मानो किसान चिलम खींच रहा हो। कवि आगे कहता है कि पहाड़ के चरणों में बहती नदी किसान के घुटनों पर रखी चादर के समान दिखाई दे रही हैं। पहाड़ के पास ही पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जंगल की जलती अंगीठी के समान प्रतीत होते हैं। आगे कविता में है, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कवि कहता है कि पूर्व की दिशा में गहराता अंधकार ऐसा लगता है
जैसे दूर दूर झुंड में भेड़ें बैठी हों। जाड़े की शाम का वातावरण एकदम शांत था और उसी समय अचानक एक मोर बोल उठा और वह ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो कि सुनते हो। इस आवाज़ के साथ ही सारा वातावरण बदल गया। चिलम उलट गई, आग बुझ गई, धुआं उठने लगा, सूरज डूब गया, शाम ढल गई और रात का अंधेरा चारों ओर छा गया। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार यह सरल व्याख्या भी पूर्ण हुई। अब हम इस कविता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न, कविता में पहाड़ को किस रूप में दर्शाया गया है? तो साथियों, पहले ही बताया जा चुका है कि कविता में पहाड़ को एक किसान की भांति दर्शाया गया है। दूसरा प्रश्न, पहाड़ के चरणों में बहती नदी किस रूप में दिखाई देती हैं? तो पहाड़ के चरणों में बहती नदी ऐसी लग रही हैं जैसे कि किसान ने अपने घुटनों पर चादर रख रखी हो। तीसरा प्रश्न, कविता में अंधेरे की तुलना किससे की गई है? तो कविता में अंधेरे की तुलना भेड़ों के गल्ले से की गई हैं, अर्थात भेड़ों के झुंड से की गई हैं। चौथा प्रश्न, चिलम औंधी होने से क्या तात्पर्य है? साथियों, चिलम औंधी होने से तात्पर्य है कि सूर्यास्त होना, सूर्य का अस्त हो जाना और चारों ओर अंधेरा छा जाना। पांचवा प्रश्न है, जंगल में खिले पलाश के फूल कैसे प्रतीत हो रहे हैं? तो जंगल में खिले पलाश के फूल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि मानो किसान जाड़े को दूर करने के लिए अंगीठी जलाकर बैठा हो। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार यह 5 प्रश्न इस कविता से महत्वपूर्ण बनते हैं। इस वीडियो को बनाने में NCERT की पुस्तकों तथा इंटरनेट से सामग्री जुटाई गई हैं, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और आपने भी इस वीडियो को बहुत ही मनोयोग से सुना, आप सभी का भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।